नमस्कार। आज इस वीडियो में हम व्याकरण के एक विषय अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो कक्षा 9वीं से ही आपको शुरू हो जाता है। तो ये जो वीडियो है इसमें आपकी सभी कक्षाओं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड जितनी भी अलंकार से संबंधित समस्या है यहाँ मैं उन्हें हल करने की कोशिश करने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और यही कहूँगी कि अलंकारों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम बिना किसी देरी के अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अलंकार जैसे कि मैं आपसे कहती आ रही हूँ, जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि जो अलंकार है, अलंकार का मतलब ही होता है शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार यानी श्रृंगार जिससे जो जैसे आभूषण होते हैं, जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों को धारण करती है, अलंकारों को धारण करके अपनी शोभा बढ़ाती है, अपनी सुंदरता बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य में जुड़कर उसकी शोभा, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। यहाँ गद्य की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ काव्य की बात हो रही है जिसके अंतर्गत आपकी कविताएं आ गई, गज़लें आ गई और आपकी जितने भी काव्य खंड से संबंधित रचनाएं होती है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा कि आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला। ठीक है, तो अर्थात अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार भी उत्पन्न कर देते हैं। और अलग अलग विद्वानों के भी अपने अलंकार के संबंध में कुछ विचार हैं, जिसमें से संस्कृत के विद्वानों के अनुसार अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए वही अलंकार कहलाता है। तो सिंपल सीधी बात है, अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा और सुंदरता को और उसके अंदर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तो वैसे तो अलंकारों के कई आधारों पर भेद किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ मैं मुख्य रूप से बात कर रही हूँ जो क्लास 9th में आते हैं और आगे भी जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुख्य अलंकार हैं वो है शब्दालंकार और अर्थालंकार। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो शब्दालंकार है इसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम शब्द और अर्थ, शब्दों से ही आपको मालूम पड़ रहा है, जहाँ शब्द की बात हो, जहाँ शब्दों को देखकर हमें पता चले कि उस शब्द में अलंकार है, और अर्थालंकार का मतलब जहाँ अर्थ के आधार पर हमें पता चले कि अर्थ के आधार पर अलंकार है। तो अभी हम आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी शब्दालंकार की बात करूंगी। जो शब्दालंकार है यानी जो काव्य में शब्दगत चमत्कार होते हैं उनको शब्दालंकार कहते हैं। शब्दगत चमत्कार यानी जैसे कि शब्द को देखकर आपको अलंकार की पहचान हो, यानी आपको शब्द में पता चले कि यहाँ पर अलंकार है। ठीक है, जैसे कि अनुप्रास अलंकार में हम वर्णों के आधार पर यानी शब्दों के अर्थ के आधार पर ना पता चले, हमें शब्द से ही, शब्द की आवृत्ति से ही पता चल जाए कि उस शब्द के अंदर अलंकार है, तो वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। और जो मुख्य रूप से शब्द अलंकार होते हैं वैसे तो वो 7 प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश, जो आपको कक्षा 9वीं से ही शुरू हो जाते हैं। तो छात्रों अब बार बार यही सोच रहे होंगे कि मैम जो है बार बार कक्षा 9वीं पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो मैं 9वीं पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जो अलंकार है ये आपको कक्षा 9वीं से ही शुरू होते हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड होते हैं और आगे तक आपको ये काम आते हैं। अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी किसी ट्रिक से नहीं समझा जा सकता मेरे हिसाब से। कि जैसा कि आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियो उसके थंबनेल्स भी देखते होंगे कि ट्रिक से सीखे, आसान ट्रिक में सीखे, क्योंकि जो ग्रामर के टॉपिक्स है छात्रों, मेरे हिसाब से वो ट्रिक से नहीं सीखे जा सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, जिस प्रकार मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसी प्रकार हिंदी, इंग्लिश, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए वो प्रैक्टिस मांगता है, स्पेशली ग्रामर टॉपिक। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इसी तरह मैं आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लाई हूँ। सिर्फ ये नहीं कि अनुप्रास अलंकार आपको बता दिया और सिर्फ उसका 1 या 2 उदाहरण मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, नहीं। मैं ये भी कहूँगी कि अगर इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं
आप इनके अलावा अगर आपको और भी एग्ज़ाम्पल्स आपको हैं जो नहीं क्लियर हुए या आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है जो मैंने यहाँ शेयर नहीं किए हैं वो और छात्रों को मिल जाए, वो कुछ और शेयर करें तो आपको यहाँ मिल जाए। इससे क्या होगा, एक चेन बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। तो चलिए, पहला हमारा है जो अनुप्रास अलंकार। सबसे ईज़ी अलंकार होता है शब्दालंकार में, सबको पता है, आप सभी जानते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अनेक बार होती है। यानी वर्ण किसको कहते हैं? शब्द की, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण आप जानते, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी एक ही वर्ण एक या एक से अनेक बार आता है, तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिन वर्णों की आवृत्ति हो उनका स्थान शब्दों में एक ही होना चाहिए, और यह स्थान प्रारंभ में या तो शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है या अंत में भी हो सकता है। साथ ही स्तर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। यानी जो सेम सेम वर्ण आप ढूंढ रहे हो वो शुरू में भी हो सकता है, शब्द की बात कर रहे हैं हम, वाक्य की बात नहीं कर रहे। शब्द की स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वर्ड के मीडियम में भी, मध्य में भी हो सकता है, और वर्ड के लास्ट में यानी शब्द के अंत में भी हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ मैंने जो रेड कर रखे हैं, जो हाईलाइट कर रखे हैं रेड कलर से, उनको एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैंने लिखी भी नहीं है लेकिन मैं बोलती जा रही हूँ, तो आप ध्यान फोकस कीजिए सुनने के ऊपर, क्योंकि जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस आप रिटर्न में मत रखिए। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी चाहिए, या मेरा बोला हुआ आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए, क्योंकि अपने नोट्स तो सबसे बेस्ट होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। वैसे ये जो यही लिखा हुआ अगर आपको लिखना है तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो पहला है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समंत्र बुलाए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पहली जो पंक्ति है उसमें माँ 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 तीन शब्द है। मुदित महीपति मंदिर आए यानी माँ माँ माँ, माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे शुरू में ही है, प्रारंभ में ही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरी में देखिए, अलग दूसरा है सा यानी सेवक सचिव समंत्र बुलाए। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि दूसरी पंक्ति में यानी माँ है तो माँ ही ढूंढेंगे। अगर वैसे ही एक से अधिक बार कोई दूसरा वर्ण भी आ रहा है आवृत्ति में, तो वह भी अनुप्रास अलंकार का ही है। तो देखिए, पहली पंक्ति में व वर्ण और दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब पहली पंक्ति में देखिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो च और च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी पंक्ति में और पहली पंक्ति का भी जो अंतिम है ल यानी अंतिम है, ल ल ल ल यानी जल और थल वाला ल, तो यहाँ पर आपका ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है। अब कल, क आप हाइलाइट्स को देखिए कि क क यानी कल कानन कुंडल यानी कल कानन कुंडल यानी क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और मोर उर यानी र वर्ण की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास अलंकार है। अब देखेंगे कोमल कुसुम कुंज। अब हाइलाइट्स को देख लीजिए, आप और आसानी से इसको क्लियर कर लेंगे क्योंकि बहुत सरल अलंकार है। कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे, क वर्ण की आवृत्ति के कारण है यहाँ पर। चारु चपल में च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तो त वर्ण के आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। बरसत बारिद बूंद गहरी चाहत चढ़त आकाश। अब यहाँ पर ब की और च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कहत नहट रिचत खिचत रिजत मिलत खिलत लजियात। जैसे कि आप हाइलाइट्स को देख ही चुके हैं। अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किसी तीन शब्द हैं, तीनों में ल आ रहा है। अगर पहला तीनों में पहला ल है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर पहले का दूसरा ल है, दूसरे का पहला ला है, तीसरे का तीसरा ला है, तो इस कंडीशन में अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। अगर पहले में पहले पे आ रहा है, दूसरे में पहले पे आ रहा है, तीसरे में भी पहले पे आ रहा है, तो वहाँ उस कंडीशन में अनुप्रास अलंकार है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं
और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स की ज़रूरत हो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप मुझसे भी कमेंट कीजिए, मैं और भी एग्जाम्पल्स आपके लेकर आऊँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों की आप प्रैक्टिस कीजिए, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, दुनिया भर की बुक्स हैं, ठीक है, आप वहाँ से ज़्यादा उदाहरण प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कोई डाउट होता है मुझसे ज़रूर पूछिए, आपके डाउट्स को मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। आप जितने ज़्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो अलंकार है वो क्लियर होंगे। तो इस प्रकार यहाँ हम पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह, या यहाँ या तो एक पर्टिकुलर शब्द की बात करें या बहुत सारे शब्द समूह की बात कर रहे हैं, अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, ठीक है। उदाहरण देखेंगे क्लियर हो जाएगा, वहां यमक अलंकार होता है। दोबारा कहूंगी, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ हर बार अलग हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार है। उदाहरण देख लेते कैसे, जैसे कि ये लिखा है, खग कुल 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 सा बोल रहा। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, खग यानी पक्षी, खग कुल, यहाँ पे पक्षियों के ग्रुप की बात हो रही है। पहले वाला जो कुल है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है कि जो पक्षियों का ग्रुप है। कुल कुल, कुल कुल अर्थात दो बार आया, यानी कलरव करना, पक्षी जो कलरव करते हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाले कुल का अर्थ है समूह, यानी बहुत सारे पक्षी जो है कलरव कर रहे हैं, यानी आवाजें निकाल रहे हैं। और दूसरे वाले कुल का अर्थ है कलरव करना, आवाजें निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, जड़ चेतन हुआ राह बनने लगी, धारा झरना बानी और झरने लगी। अब यहाँ पे देखिए, हाइलाइट्स को देखिएगा, झरना और झरने, ठीक है, सेम ही शब्द है। झरना हो गया एक तरीके से सिंगुलर नाउन की फॉर्म में, और जो झरने हो गए बहुत सारे, यानी प्लूरल नाउन की फॉर्म में। तो यहाँ पे धारा, जड़ चेतन हुआ, यानी जो दिल है वो जड़ हुआ, स्तब्ध हुआ, राह बनने लगी, जो रास्ते हैं वो बनने लगे। और धारा झरना बानी, और जो धारा थी वो झरना, यानी जो जल प्रपात होता है, यानी झरना, जिसको हम वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है, जो जल प्रपात है, यहाँ पे झरने की बात कह रहे हैं कि धारा जो है झरने से बहने लगी और झरने लगी यानी टपकने लगी, गिरने लगी। तो यहाँ दोनों का अर्थ जो है अलग है, सेम शब्द है, सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में है, एक वचन और बहुवचन के उस संदर्भ में है, लेकिन शब्द सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले झरने का मतलब है वाटरफॉल, झरना, और दूसरे झरने का मतलब है टपकना यानी गिरना, ठीक है। तो इस तरीके से ये यमक अलंकार है, यानी एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है और हर बार उसका जो मतलब है वो अलग निकल रहा है, वो यमक अलंकार है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तीसरा है, माला फेरत जग भया, फेरा न मन का फेर, कनका मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे जो माला फेरत जग भया जी, यानी यहाँ पे मैं क्लियर भी कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपको, कि जो माला फेरत है, जो जग है वो संपूर्ण जग है, माला फेरता जा रहा। माला फेरने का मतलब ईश्वर को याद कर रहा है। फिरा ना मन का फेर, अब यहाँ पे जो मन का फेर है, यानी यहाँ बात की जा रही है मन का, जो मन का फेर है, यानी जो हृदय, यानी जो पहला मन का है, यहाँ हृदय की बात हो रही है। करका मन का डारी दे, यानी करका मन का, यहाँ दूसरा जो मन का है वो माले का दाना है, ठीक है। मन का, अब यहाँ पे दो बार दोबारा मन का, एक बार मन और का, और दूसरी बार मन का। और यहाँ पे जो बात की जा रही है हेरा फेरी, यानी जो फेर की बात हो रही है, मन का फेर, फेरी यानी हेरा फेरी करना। तो यहाँ पे हर बार उसका जो मतलब है वो अलग है, सेम शब्द का प्रयोग हो रहा है, एक ही शब्द का 3 बार यहाँ प्रयोग हुआ है, लेकिन तीनों बार इसका जो मतलब है वो बिल्कुल अलग है। यानी पहले वाले मन की बात हो रही है कि फिरा ना मन का फेर, यानी जो मन इधर उधर भटक रहा है, ईश्वर को याद करने के बाद भी वो स्थिर नहीं हो रहा है। कर का मन का डारी दे, मन का यानी हम मन का यहाँ बात हो रही है माला का दाना, यानी माला की जो माला के दाने हैं उसको फेरे जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, फिर भी मन का फेर, जो मन जो माला का दाना घुमाने के बाद भी जो हृदय का जो फेर है, जो ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है, जो हेरा फेरी कर रहा है, उसके बाद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं आपको अर्थ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है अच्छे से समझ आ जाए। अगला उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग पा पाए बोराए। अब ये जो उदाहरण है इसका एक स्टैंडर्ड उदाहरण है, ये कई बार आपको पेपरों में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपसे पूछा भी जाएगा। अब कई बार एग्जाम्पल्स में भी इधर उधर देख लेंगे, टीचर भी आपसे कई बार पूछ लेगी, ठीक है, स्कूल
जब आप लोग जाएँगे या जब भी आप गए होंगे, ठीक है? तो ये हमने भी अपने टाइम में मैंने भी अपने टाइम में बहुत बार ये उदाहरण मतलब ये यमक अलंकार का एक स्टैंडर्ड उदाहरण है। अब यहाँ बात की जा रही है कि कनक कनक, पहले कनक का मतलब है भांग कह सकते हैं जिससे नशा होता है और दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो कनक कनक यानी अगर इंसान ते 100 गुनी मादकता अधिक है, मादकता अर्थात झूमने लगता है। या खाए बौराए जग वापाए बौराए, यानी अगर जो मनुष्य है, जो संसार है, अगर वो भांग खा ले तो भी वो पगला जाता है, बौरा जाता है, पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और अगर उसके पास सोना भी ज़्यादा हो, गोल्ड की यहाँ बात कर रही है, तो यहाँ पे गोल्ड भी ज़्यादा हो तो उसको देखकर भी जो इंसान होता है वो पगला जाता है, बौरा जाता है। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो यानी पहले बेर और बेर दोनों का जो मतलब है वो अलग-अलग है। यमक अलंकार है इस वजह से 3 बेर खाती थी। यानी 3 बार खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यानी शब्दों की पहचान एक जैसी है, प्रोनंसिएशन उच्चारण दिखने में एक जैसे है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग है। कि वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बार खाती थी और वो 3 बेर खाती थी। यानी एक बार है बार यानी 3 टाइम्स और एक है 3 बेर खाती थी यानी 3 बेरों को वो खाती थी। अगला है जगती जगती की भूख प्यास। जगती का मतलब है दुनिया, जगती यानी जागी हुई, यानी जो दुनिया है वो जागी हुई की भूख प्यास, यानी सबकी जो भूख प्यास है यहाँ उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो पहले का भी मतलब अलग है, दूसरे का भी मतलब अलग है। दो मन एक हो वरदान दो। ठीक है, यानी दो मन यानी अंकों की बात कर रहे हैं कि मुझे 2 वरदान दो, 1 2 वरदान दो और मुझे वरदान दो। अगला है सबसे, ये भी एक बहुत सा क्लासिक उदाहरण है, यमक अलंकार में आपको रट्टे पे होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता था, अब तो इस बार एग्जाम में टर्म वाइज और एमसीक्यूज की फॉर्म में कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे अगर ये सब ठीक होता है या जो पहले फॉर्मेट होता था कि यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए, तो सबसे ईजी था काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे जो घटा है, पहली घटा का मतलब है वर्षा के बादल और घटा का मतलब है कम होना। यानी जो काली घटा के जो काले काले बादल छाए हुए हैं उनका घटन घमंड जो है घट चुका है, यानी अब वो कम हो गए हैं, वो छट चुके हैं। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पर यमक अलंकार भी आसानी से क्लियर होगा। एक बार दोबारा बता देती हूँ, यमक अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ पे एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और जितनी बार उसकी आवृत्ति हो उसमें हर बार उसका मतलब जो हो वो अलग हो। आगे बढ़ते हैं। अब शब्दालंकार के तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे जो कि है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। कविता में जहाँ शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी यहाँ सीधी सी बात हो गई है कि जहाँ पे आपको शब्दों के अनेकार्थ पता हो, अनेकार्थी शब्द आपको पता होने चाहिए। यानी शब्द एक ही है लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कई अर्थ निकलने की वजह से जो वो वाक्य है, जो वो पंक्ति है, वो अपना अर्थ ही बदल लेती है, उसका भावार्थी कुछ और बन जाता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यमक अलंकार का सीधा सा पहलू ये है कि उसमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, वो कई बार आता है, एक बार आके नहीं रहता, लेकिन इसमें वो शब्द जो है एक बार ही आता है और लेकिन उसका अर्थ कई होते हैं, जिसकी वजह से जो पंक्ति है उसका भावार्थी बदल जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण प्रैक्टिस कीजिए, कंपेयर कीजिए खुद से कि इस उदाहरण में और इस उदाहरण में क्या अंतर है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला उदाहरण देख लेते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये जो पंक्ति है ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पे एक मोती, एक मानुष और एक चून की बात हो रही है। यहाँ हाईलाइट को आप देखेंगे पानी की बात हो रही है। एक पानी का अर्थ तो आप जानते हैं यहाँ पर होता है जल। ठीक है, दूसरा पानी यहाँ पर है आत्मसम्मान और तीसरा पानी यहाँ पर है कांति यानी चमक। यानी इस पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। अब हम अलग अलग फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो तीनों बार इसका जो पंक्ति का अर्थ है वो अलग निकलेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से है कि जब मोती के अंदर पानी ना हो, यानी मोती के अंदर अगर चमक ना हो तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर मनुष्य के अंदर पानी ना हो, पानी यानी यहाँ आत्मसम्मान के रूप में बात की गई है। यानी हम एक मुहावरा भी कई बार बोलते हैं, मनुष्य की उस इंसान की आंखों का पानी खत्म हो जाना। पानी यानी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाना।
और तो यहाँ पर आत्मसम्मान की बात की गई है कि अगर मनुष्य में पानी ना हो तो वो बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है। और चून का मतलब यहाँ पे नॉर्मल जल की फॉर्म में इसका प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। दोबारा कहूंगी, यमक और श्लेष अलंकार में कंफ्यूज मत होइए। यमक अलंकार में एक से अधिक बार शब्द आएगा, एक जैसा ही होगा लेकिन हर बार अर्थ अलग होगा। श्लेष अलंकार में एक ही बार आएगा लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वो आपको अनेकार्थी शब्द पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हर बार जो पंक्ति है उसका अर्थ जो है बदल जाता है। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर पहला जो कलियां है, कलियां एक ही शब्द प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण इसका एक अर्थ निकलता है खिलने से पूर्व, जो फूल की दशा होती है जब वो कली के रूप में होता है, कली की फॉर्म में होता है, जब वो फूल नहीं बना होता। और दूसरा कलियां आपने सुना भी होगा, अब इतने मिच्योर हो ही चुके हैं कि यौवन पूर्व की दशा, यानी जब जो मिच्योरिटी नहीं आई है अभी, जो यौवन पूर्व से जो दशा है, वो पहले की जो दशा है, यौवन से जवान होने से पहले की जो स्थिति है, ठीक है, जो टीनेजर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका अर्थ यही है कि जब हम इसको फूल की फॉर्म में लेते हैं तो इसका अर्थ जो है अलग बदल जाता है कि अभी वो फूल नहीं बनी है, अभी वो सिर्फ एक कली है, सूखी इसकी कलियां देखो, यानी उस कलियां जो है सूख चुकी हैं। और दूसरा, यौवन से पूर्व की दशा की बात की जा रही है कि अभी कच्ची कलियां हैं, यानी जो यौवन है, जो बच्चों का अभी यौवन से पहले की दशा, जिसको हम इमेच्योर भी कह सकते हैं। तो हर बार दो बार हमने इसका अलग अलग अर्थ की फॉर्म में लिया, दोनों बार इसका अर्थ जो है बदल गया। पहला फूल की फॉर्म में आ गया, दूसरा जवानी की फॉर्म में आ गया। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनेह गंभीर को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ हाइलाइट्स में देखेंगे वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों के ही दो दो अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। वृषभानुजा का मतलब भी यहाँ पर है हल को धारण करने वाला, और दूसरा अर्थ है हल, यानी हल को कौन धारण करता है, बैल। और यहाँ पे एक और है, धल को धारण करने वाला बलराम, यानी कृष्ण के भाई। हलधर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर भी हल को धारण करने वाला बलराम और हल के धारण करने वाला बैल। तो इनके दो दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अनुप्रास अलंकार तो अब इजीली कर लेते हैं क्योंकि उसमें वर्ण पहचान में होता है, तो वहाँ पे अगर आपको पंक्ति का अर्थ भी ना मालूम हो तो आप कर लेंगे, लेकिन यमक, श्लेष और आगे जो अलंकार है आपको पंक्तियों का अर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उनके अर्थ निकाल पाएंगे। तो यहाँ उदाहरण है कि चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि चरण धरत शंका करत, यानी पैरों को धरते समय जो डाउट करता है, शंका करता है, भावत नींद न शोर, और जिसको ना ही नींद अच्छी लगती है ना ही शोर अच्छा लगता है, और सुवर्ण को खोजत फिरे, और जो सुवर्ण को खोजते फिरते हैं वो है कवि, व्यभिचारी और चोर। यानी तीन लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनको पैर धरते हुए शंका होती है, जिनको ना नींद अच्छी लगती है ना शोर अच्छा लगता है, और वो किसी न किसी चीज की खोज में रहते हैं, वो सुवर्ण की खोज में होते हैं, और वो तीन लोग होते हैं कवि, व्यभिचारी, चोर। अब ये सुवर्ण का जो हाईलाइट में लिखा हुआ है उसके तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, यानी जो कवि होता है सुंदर वर्णों की खोज में निकलता है, किस तरीके से उसको लिखना है, किस तरीके के सुंदर शब्दों का, वर्णों का प्रयोग करना है, तो सुवर्ण यानी सुंदर शब्द, सुंदर वर्ण। व्यभिचारी यानी जो लोभी है, लालची है, उसके लिए सुंदर स्त्री, यानी जो स्त्री के लिए जो व्यभिचार करता है उसके लिए वो सुवर्ण यानी सुंदर स्त्री का वो हमेशा मतलब खोज में रहता है। और जो चोर होता है वो सुंदर स्वर्ण धातु यानी गोल्ड के उसमें रहता है। तो यहाँ भी आप आसानी से इसको उदाहरण को समझ गए होंगे कि ये जो तीन लोग हैं सुवर्ण की खोज में रहते हैं। अगला उदाहरण है, नर की अरुणल नीर की गति एकई कर जोए जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यानी ऊंचो का यहाँ दो अर्थ दे रखे हैं, पानी बहकर समुद्र में जाकर भाप बनना, ऊंचो यानी ऊंचा होना। यानी नर की अरु, नर नील की, यानी मनुष्य की अरु और नर नील की यानी समुद्र की गति एके जोए, इनकी गति दोनों की एक समान है। जे तो नीचो हवे चले, जो नी यानी जो जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ होकर चलेगा वो उतनी ज्यादा उड़ान भरेगा। अब इसको पानी की फॉर्म में कैसे हम लेंगे, पानी की फॉर्म में ऐसे लेंगे कि समुद्र में जो पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है वो बाद में भाप बनकर उड़ जाता है, यानी वो नीचे गया है तभी तो उसको ऊंचाइयां प्राप्त हुई है ना, कुछ करना पड़ा है। दूसरा, मनुष्य का जो मरण है वो बाद में स्वर्गारोहण होता है, यानी जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ रहेगा वो उतने अच्छे कर्म करेगा और उतनी ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति यहाँ पर होगी। क्लियर है। अगले उदाहरण देते हैं, मांगन को देखी पट डेट बार बार, यानी
मांगने पहला अर्थ है पट के दो अर्थ है, पहला है दरवाजा, दूसरा है वस्त्र। अब इसके देखिए दो जैसे हम अर्थ बदल देते हैं वैसे ही जो पंक्ति का अर्थ है वो बदल जाता है। ये श्लेष अलंकार में बार बार हो रहा है कि मांगन को देखी, कि मांगने वाले को देख कर पट डेट यानी जो दरवाजा है वो बार बार बंद कर देती है कि उसको कुछ देना ना पड़े। और दूसरा जब हम वस्त्र की फॉर्म में लाते हैं कि मांगन को देखी, कि मांगने वाली को देख कर वस्त्र देत बार बार, और जो वो स्त्री है या जो भी है वो उस मांगने वाली को जो कपड़े हैं वो बार बार दे देती है। देखिए इसके अर्थ बदल गए, पहली बार में वो मुंह फेर रही है, दरवाजा बंद कर रही है मांगने वाली को देखकर या कर रहा है, और दूसरे में वो उसको कुछ दे रही है। क्लियर है? अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है चाहन नार सुवर्ण के कविजन और सुनार, यानी सुवर्ण, सुवर्ण यानी सुंदर शब्द, सुंदर, और सुवर्ण यानी सोना धातु, यानी चाहने वाले सुवर्ण के, यानी पहले हम सुंदर शब्द की बात कर लेते हैं, कविजन और सुनार, यानी जो कवि लोग होते हैं, कवि जन होता है, जो कवि समुदाय होता है वो सुंदर शब्दों की प्रतीक्षा में रहता है, और जो सुनार होता है वो सुंदर गोल्ड की प्रतीक्षा में यानी सोना धातु की प्रतीक्षा में रहता है। मैं बार बार यही कहूँगी आपको अनेकार्थी शब्दों की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा आपको उदाहरणों को प्रैक्टिस करेंगे आपके ऑटोमेटिकली ये सारे क्लियर अपने आप होते चले जाएंगे। अगला उदाहरण है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बाढ़े अंधेरो होए, यानी यहाँ पे कुल दीपक की और दीपक की बात हो रही है। बारे यानी यहाँ पे जलाने की बात हो रही है, जन्म लेने की बात हो रही है, और बड़े यानी बढ़ने की, बुझाने की बात हो रही है। तो ये पहले हम इसको कुल दीपक की फॉर्म में यानी कपूत की फॉर्म में लेते हैं कि जो रहीम गति दीप की, यानी जो दीप की गति होती है कुल कपूत की सोए, वही गति जो कुल का कपूत यानी जो पुत्र होता है उसकी होती है। कपूत उसको क्यों कहा गया है, यानी जब वो बड़ा होने पर गलत काम करने लगता है तो वो उसको कपूत कहा जाता है, यानी जो खानदान का नाम खराब करे, परिवारजनों का बदनामी करवाए गलत कामों से। तो जिस प्रकार जब बच्चा जो है यानी घर में जब पुत्र पैदा होता है, बारे उजियारो करे, यानी वो जन्म लेने पर वो पूरे घर में उजियाला कर देता है, यानी सब बहुत खुश होते हैं, हाँ बेटा हुआ है, बड़े अंधेरों हुए। और जैसे ही वो बड़ा होता है और जब अपने दुष्कर्म करने लगता है, गलत कार्य करने लगता है, तो वो घर में जो है बड़े होने पर यानी बड़े होने पर अंधेरा कर देता है। तो पहले बारे का मतलब है जन्म लेना और बड़े का मतलब है बड़े होने पर। अब यहाँ दीपक की फॉर्म में लेते हैं कि बारे करे उजियारो, यानी दीपक जलाने पर तो वो उजाला करता है, बड़े अंधेरों हो, और जैसे जैसे वो जलता जाता है और वो बुझने की फॉर्म में होता है तो जो है अंधेरा कर देता है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे आपके श्लेष अलंकार भी यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ओर बढ़ते हैं। ये भी अत्यंत आसान होते हैं कि इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, यानी एक ही शब्द को काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए एक से अधिक बार प्रयोग कर लिया जाता है, और इससे इसमें संगीतात्मकता और गायात्मकता आ जाती है, यानी इसको गाया जा सकता है और म्यूजिकली काफ़ी बोलने में अच्छा सा लगता है। उदाहरण देख लेते हैं, ठौर ठौर विहार करती सुंदर सुरनारियाँ। अब ठौर ठौर, ठौर ठौर यानी दो बार सेम शब्द का प्रयोग एक साथ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी ठौर का अर्थ एक ही है, अर्थ अलग अलग नहीं है। पहले ठौर का अलग कुछ और हो तो इसकी वजह से अगर ठौर ठौर अलग अलग होते तो ये यमक अलंकार हो जाता, लेकिन दोनों का ही सेम अर्थ है, यानी उसको दोबारा सुंदरता प्रदान करने के लिए यूज किया गया है, तो इस वजह से इसमें बल आ गया है और वो सुंदर प्रतीत हो रहा है। दूसरा उदाहरण है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर भी ये भी याद रखिए, मधुर मधुर यानी मधुरता की ही बात हो रही है कि पहले मधुर का अर्थ कुछ और है, दूसरे का नहीं। तो यहाँ पर ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। ठीक है, घुमड़ रहे घट काले काले ठंडी ठंडी चली। ठीक है, जो काले काले बादल है वो घुमड़ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चली। ठीक है, आपको अर्थ भी मालूम होने चाहिए, इससे क्या होता है कि आप समझ पाएंगे कि ये यमक अलंकार नहीं है, ये आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आप ये सारे उदाहरण देख सकते हैं, जो प्रत्येक उदाहरण है यहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, यानी दो बार हुई है, योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है और इनके अर्थ अलग नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आपके शब्द अलंकार है वो समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको क्लियर होंगे। उसके बाद भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।